दोस्तों 17 जनवरी 1991 में अमेरिका ने कुवैत की सीमा पर इराक की आर्मी को धूल चटाने के लिए कई सारे देशों के साथ मिलकर 7 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतार दिया था। अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने इस युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जिसे लाइव टीवी पर दिखाया गया। इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में बहुत ही एडवांस हथियारों का उपयोग किया गया था। इस युद्ध का मकसद कुवैत की धरती से इराकी आर्मी को भगाना तथा सद्दाम हुसैन को भी दंडित करना था। पर कोई भी युद्ध अचानक से शुरू नहीं होता है और गल्फ वॉर भी इससे अछूता नहीं था। गल्फ वॉर की नींव उस समय पड़ी जब इराक के पड़ोसी मुल्क ईरान में इस्लामिक लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने रजा पहलवी को हटाकर देश की कमान अपने हाथ में ले ली थी। खुमैनी के सत्ता में आने के बाद इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को ये डर सताने लगा कि कहीं खुमैनी से प्रेरित होकर इराक की शिया बाहुल आबादी उसके खिलाफ विद्रोह न कर दे, क्योंकि खुमैनी बार बार अपने भाषण से इराकी शियाओं को सद्दाम के खिलाफ भड़का रहे थे। इसलिए सद्दाम हुसैन ने खुमैनी को सबक सिखाने के लिए 22 सितंबर 1980 को ईरान पर हमला बोल दिया। इराक ईरान के बीच ये युद्ध लगभग 8 सालों तक चला। 1988 में जब इराक ईरान युद्ध समाप्त होता है तब तक इराक के लाखों सैनिक मारे जा चुके थे तथा इराक पर $100 बिलियन का भी कर्ज चढ़ चुका था। 8 सालों तक चले इस युद्ध में इराक की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी थी, जिससे इराक के नागरिकों में सद्दाम के खिलाफ आक्रोश फैल चुका था, क्योंकि इस युद्ध में न तो इराक की जीत हुई थी और न ही ईरान की जीत हुई थी और ये युद्ध बेनतीजा निकला था। इराक ईरान युद्ध के दौरान कुवैत तथा सऊदी अरब ने इराक को सबसे ज़्यादा कर्ज दिया था। जब युद्ध समाप्त होता है तो ये दोनों देश सद्दाम से उसका कर्ज वापस करने का दबाव बनाने लगते हैं, पर उस समय इराक लगभग बैंकरप्ट हो चुका था। इसलिए सद्दाम ये चाह रहे थे कि कुवैत व सऊदी अरब इराक को दिए हुए कर्ज को माफ़ कर दे। इसके अलावा सद्दाम की ये भी डिमांड थी कि कुवैत और सऊदी अरब तेल के उत्पादन को भी कम कर दे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दामों में इजाफा हो जाए, जिसकी मदद से इराक की अर्थव्यवस्था को सुधरने का मौका मिल जाए। पर इन दोनों देशों ने सद्दाम हुसैन की डिमांड को मानने से इनकार कर दिया। कुवैत ने तो ऑयल प्रोडक्शन को कम करने के बजाय अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिससे इराक की इकनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। अब इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन को अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक ही रास्ता नज़र आ रहा था। वो ये था कि सद्दाम कुवैत पर कब्जा कर लें, जिसके पीछे सद्दाम का मकसद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस को कंट्रोल करना था, क्योंकि उस समय इराक तथा कुवैत के पास दुनिया भर का 20% ऑयल रिजर्व था। इसलिए सद्दाम हुसैन ने डेट से बचने तथा अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुवैत पर हमला करने की योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन कुवैत पर हमला करने से पहले सद्दाम ने कुवैत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि कुवैत इराकी सीमा पर साइड ड्रिलिंग करके इराकी ऑयल फील्ड से ऑयल निकाल रहा है। इसके अलावा कुवैत ओपेक कोटा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत गिर रही है। सद्दाम हुसैन ने इन दोनों कारणों का हवाला देकर 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर हमला कर दिया। इराक की मजबूत आर्मी के सामने कुवैत की कमज़ोर सेना घुटने टेक देती है, जिसका नतीजा ये होता है कि इराकी आर्मी महज 12 घंटे में ही कुवैत की पार्लियामेंट को अपने कब्जे में ले लेती है। पर सद्दाम के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि कुवैत के किंग जबर अल अहमद जबर अल सबा अपनी जान बचाने के लिए सऊदी अरब भागने में सफल रहते हैं। इराकी सेना कुवैत में पहुंचकर ज़बरदस्त लूटपाट और मारकाट मचा रही थी, पर सद्दाम हुसैन यही नहीं रुकने वाले थे, क्योंकि वो कुवैत पर कब्जा कर सऊदी अरब पर हमला करके दुनिया भर के 50% ऑयल रिजर्व पर कब्जा करना चाह रहे थे। जिसे रोकने के लिए अमेरिका 6 अगस्त 1990 को सऊदी अरब के किंग फ़हद से बातचीत करती है, जिसमें किंग फ़हद को ये बताया जाता है कि कैसे सद्दाम हुसैन सऊदी अरब पर हमला करने की योजना बना रहा है, जिसे सुनकर सऊदी अरब अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों को अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की अनुमति दे देता है। जिसके बाद यूएस तथा यूरोप से 2,50,000 सैनिक सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देश सीरिया व इजिप्ट के साथ
39 देश की आर्मी सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाती है, जिन्हें अमेरिका लीड कर रहा था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड नाम दिया जाता है। अभी ये आर्मी केवल सऊदी अरब को प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ इराकी आर्मी कुवैत में कत्लेआम मचा रही थी, जिसे रोकने के लिए 29 नवंबर 1990 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 678 पास करती है, जिसमें सद्दाम हुसैन को 15 जनवरी 1991 तक अपनी आर्मी को कुवैत से निकालने का मौका दिया जाता है। पर इन सब के बाद भी सद्दाम अपनी फ़ौज को कुवैत से निकालने को तैयार नहीं था। यहाँ सद्दाम एक बार फिर 1979 वाली गलती कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इराकी आर्मी यूएस तथा उसके सहयोगी सेनाओं को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगी और इराक ये युद्ध जीत जाएगा। इसके अलावा इराक के पास केमिकल वेपन्स भी था, जिसे वो अमेरिका की सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। अमेरिका इस बात को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए यूएस ने इराकी केमिकल अटैक से बचने के लिए इराक पर हवाई हमले की योजना बनाई, जिसके लिए अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड वॉर प्लेन्स को युद्ध के मैदान में उतार दिया। जनवरी का पहला हफ्ता बीतने तक कॉलिशन फोर्सेस के 7,50,000 सैनिक इराकी सेना को कुवैत से भगाने के लिए तैयार थे। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका आखिरी बार इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन बातचीत से करना चाहता था, जिसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने इराक के विदेश मंत्री से बात की, पर डिप्लोमेटिक तरीके से इसका कोई भी हल नहीं निकलता है। जिसके बाद अमेरिका इराक को खुले शब्दों में ये धमकी देता है कि अगर इराक ने यूएस आर्मी के खिलाफ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया तो यूएस इराक के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। 15 जनवरी 1991 को यूएन द्वारा दी गई डेडलाइन खत्म हो जाती है, इसलिए 17 जनवरी को यूएस तथा उसके सहयोगी देश इराक की सेना को डिफीट करने के लिए कुवैत व इराक में बमबारी करना शुरू कर देते हैं। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया जाता है। ऑपरेशन के पहले चरण में इराकी पावर स्टेशंस, रडार एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स तथा मिलिट्री स्टेशंस को निशाना बनाया जाता है, ताकि कुवैत में मौजूद इराकी आर्मी का कनेक्शन इराक से टूट जाए, जिससे उन्हें हराना आसान हो जाए। अपने देश पर इस तरह की हैवी एयर बॉम्बिंग को देखकर सद्दाम पूरी तरह से बौखला जाता है, जिसके बाद वो अपनी आर्मी को सऊदी अरब पर हमला करने का आदेश जारी कर देता है। पर सऊदी की ज़मीन पर मौजूद कॉलिशन आर्मी का मुकाबला इराकी आर्मी नहीं कर पाती है और उसे वहाँ हार का मुँह देखना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इराक पर अभी भी हवाई हमला जारी था। जब इराकी सेना को ये लगने लगता है कि उन्हें अब कुवैत से भी भागना पड़ेगा, तो उन्होंने कुवैत के ऑयल फील्ड्स में आग लगाना शुरू कर दिया, जिससे कुवैत को भारी नुकसान हो रहा था। जिसके बाद 24 फरवरी को कॉलिशन आर्मी कुवैत और इराक में एक बार फिर ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट करती है, जिसके तीसरे दिन यानी 27 फरवरी को सद्दाम हुसैन अपनी आर्मी को वापस इराक लौट आने का हुक्म जारी करता है। जिसका मतलब ये हुआ कि सद्दाम हुसैन इस युद्ध को हार चुका था। सद्दाम हुसैन से उसके सभी केमिकल वेपन्स को नष्ट करने को कहा जाता है, पर इस युद्ध का नतीजा ये होता है कि इराकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाती है, जिससे इराक आज भी नहीं उभर पाया है।